गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। सारे के सारे साथियों को नमस्कार। सभी को राधे राधे। स्वागत है एक बार फिर से आपका कम्युनिटी की दुनिया में। तो आज की क्लास में अपन एक नई यूनिट स्टार्ट करने जा रहे हैं जिसका नाम है क्या, माइनर अलाइनमेंट। कैसे हो सबके सब अच्छे हो ना, और अपनी पढ़ाई भी क्या अच्छे से कर रहे हो, स्वस्थ रहा करो, मस्त रहा करो, पढ़ाई किया करो। तो आज की क्लास में अपन पढ़ने जा रहे हैं एक छोटी सी यूनिट जिसका नाम है माइनर अलाइनमेंट। क्या, माइनर अलाइनमेंट यानी कि थोड़े बहुत क्या है आपके जो माइनर यानी कि जैसे स्मॉल टाइप के क्या है डिसऑर्डर्स होते हैं। तो सबसे पहले अपन देख रहे हैं माइनर अलाइनमेंट्स, और माइनर अलाइनमेंट्स के अंदर क्या है, सबसे पहले आता है आपका क्लासिफिकेशन ऑफ ए माइनर अलाइनमेंट। सबसे पहला तो क्या आता है, क्लासिफिकेशन ऑफ ए माइनर अलाइनमेंट, यानी कि जो माइनर अलाइनमेंट जो होते हैं उनको आप कैसे कैसे क्या क्लासिफाई करोगे, क्या माइनर अलाइनमेंट का कैसे कैसे अपन उनको क्लासिफिकेशन, माइनर अलाइनमेंट को कैसे कैसे अपन क्लासिफिकेशन यानी कि उनका क्या है वर्गीकरण कैसे करते हैं अपन माइनर अलाइनमेंट का। तो माइनर अलाइनमेंट कैन बी क्लासिफाई इनटू टू। माइनर अलाइनमेंट जो होते हैं वो दो टाइप से क्लासिफाई होते हैं। कितने टाइप से क्लासिफाई होते हैं माइनर अलाइनमेंट जो होते हैं, वो आपके दो टाइप से क्या होते हैं, उनका क्लासिफिकेशन होता है। कौन कौन से, जनरल माइनर अलाइनमेंट, एक आपका होता है जनरल माइनर अलाइनमेंट। इसको क्या बोलते हो, जनरल माइनर अलाइनमेंट, यानी कि आपका क्या सामान्य माइनर अलाइनमेंट। जनरल माइनर अलाइनमेंट इट इंक्लूड कॉमन एक्सीडेंट एंड इमरजेंसीज विच नीड इमीडिएट फर्स्ट एड। जनरल माइनर अलाइनमेंट के अंदर क्या आती है, आपके कॉमन एक्सीडेंट्स एंड इंजरी, आपकी जो इमरजेंसी जो कंडीशन होती है ना, वो जनरल माइनर अलाइनमेंट के अंदर आती है, और जिसको क्या है इमीडिएट ट्रीटमेंट की जरूरत पड़ती है। तो जनरल माइनर अलाइनमेंट्स के अंदर कौन से आते हैं, जो क्या है कि आपकी इमरजेंसीज हो गई, जैसे थोड़ी बहुत जो इमरजेंसीज होती हैं, इमरजेंसीज हो गई, एक्सीडेंट्स हो गए, वो किसके अंदर आते हैं, जनरल माइनर अलाइनमेंट्स के अंदर आते हैं। और जिसको क्या है आपको इमीडिएट हाथों हाथ क्या है फर्स्ट एड ट्रीटमेंट देने की जरूरत पड़ती है। तो जनरल माइनर अलाइनमेंट्स के अंदर क्या आते हैं, एक तो आपके एक्सीडेंट्स आते हैं और इमरजेंसीज आती हैं जिसके अंदर इमीडिएट फर्स्ट एड देने की जरूरत पड़ती है। जैसे कि किसी को क्या है, जैसे किसी के कट लग गया, किसी को ऐसे इंजरी हो गई, तो आपको हाथों हाथ क्या करना है, फर्स्ट एड ट्रीटमेंट करना है ताकि उसका ब्लड बहुत ज्यादा लॉस नहीं हो। तो जनरल माइनर अलाइनमेंट्स के अंदर वो चीजें आती हैं जिसको आप क्या है इमीडिएटली आपको क्या है मेडिकल ट्रीटमेंट देना होता है और फर्स्ट एड देना होता है। जनरल के अंदर ये सब आते हैं। इन दिस कैटेगरी इंजरीज एंड फॉल्स, एक तो क्या होती है जैसे आपकी इंजरी हो गई, कोई गिर गया, चोट लग गई, इंजरीज आप किसको बोलते हो, चोट को बोलते हो। फॉल्स यानी कि क्या है गिरना, कोई क्या है गिर गया, उसको क्या है चोट लग गई, गिरने की वजह से चोट लग गई तो इंजरीज हो गई, गिरना हो गया। और डॉग बाइट क्या है, डॉग बाइट आप सब जानते हो, क्या कुत्ता काट गया जैसे। और बर्न्स, जैसे कि क्या है बर्न्स किसको बोलते हो, जलना, जैसे कि कोई जल गया। हाई ग्रेड फीवर है किसी को, बहुत ज्यादा हाई ग्रेड फीवर का मतलब क्या होता है, तेज बुखार, किसी को क्या है तेज बुखार हो गया। हीट स्ट्रोक जिसको आप लू लगना बोलते हो, और आपका डायरिया, जो डायरिया हो गया, और फेंटिंग, ये सब किसके अंदर आते हैं, जनरल माइनर अलाइनमेंट के अंदर आते हैं। उसके बाद में अगला अपन देख रहे हैं, एक आपका होता है सिस्टेमिक माइनर अलाइनमेंट। कौन सा माइनर अलाइनमेंट, एक आपका होता है सिस्टेमिक माइनर अलाइनमेंट। सिस्टेमिक के अंदर अपन देखते हैं जो अपने बॉडी के सिस्टम्स होते हैं वो क्या होते हैं, इंक्लूड होते हैं। जैसे एक, जैसे आई के अंदर आपके कौन कौन से होते हैं, जो आंख के अंदर क्या होते हैं, जैसे आई एक्सीडेंट, जैसे कोई आंख के कोई चोट लग गई, आंख के चोट लगना, जैसे आई एक्सीडेंट्स हो गया। फॉरेन बॉडीज, आंख के अंदर कोई फॉरेन बॉडी चली गई, यानी कि जैसे कोई आई एक्सीडेंट्स का मतलब क्या हो गया, आंख के कोई चोट लग गई। फॉरेन बॉडीज का मतलब जैसे आंख के कोई क्या है, जैसे कोई कंकड़ गिर गया, कोई धूल मिट्टी गिर गई, आंख के अंदर कोई बहुत ज्यादा गिर गई, जैसे धूल मिट्टी वगैरह गिर गई। और इन्फेक्शन, आंख के अंदर कोई इन्फेक्शन हो गया, संक्रमण हो गया। और पुअर आई साइट, यानी कि आंखों से दिखाई देना कम होने लग गया। ड्राई आईज, आंखें सूखी सूखी हो गई। नाइट ब्लाइंडनेस,
जैसे नाइट ब्लाइंडनेस रोग जिसको आप शायद रंतोदी रोग बोलते हो वो हो गया, ईयर एक हो गया जैसे। और ईयर के अंदर आपके कौन से माइनर जनरल माइनर अलाइनमेंट आते हैं, ईयर के अंदर आपके कौन कौन से आएंगे, एक तो आपका ईयर एक हो जाएगा, क्या ईयर एक हो गया, कान में दर्द हो रहा है, फॉरेन बॉडी, ईयर के अंदर कोई फॉरेन बॉडी चली गई, ओटाइटिस मीडिया, आपके जो कान है उसके अंदर जो इनर ईयर है उस सॉरी मिडल ईयर है उसका क्या है, इन्फ्लामेशन हो गया, डिस्चार्ज कान से क्या है, कोई पस वगैरह निकल रही है, डिस्चार्ज हो रहा है, डीफनेस यानी कि कान से सुनाई देना कम होने लग गया। उसके बाद में अपन देख रहे हैं रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट के जो जनरल माइनर अलाइनमेंट सॉरी सिस्टमेटिक माइनर रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट से रिलेटेड अपने कौन से होते हैं, तो रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट से रिलेटेड क्या होते हैं, एलर्जिक राइनाइटिस। एक तो क्या होता है एलर्जिक राइनाइटिस, जैसे किसी को एलर्जी हो गई, अब उसका नाक बहुत तेज गति से बह रहा है, क्या एलर्जी की वजह से राइनाइटिस हो गया, यानी कि जो अपना नोज की जो नेजल म्यूकोसा होता है उसका इन्फ्लेमेशन हो गया। के बाद में कॉमन कोल्ड यानी कि जैसे सर्दी जुकाम हो गई, सिनुसाइटिस यानी कि जो अपने साइनस होते हैं उनका इन्फ्लामेशन हो गया, और सोर थ्रोट यानी कि गले में ऐसे ऐसे आपको खरखराहट हो रही है, कफ हो रहा है, कफ यानी कि क्या हो गई, खांसी हो गई, डिस्निया यानी कि क्या है, श्वास लेने में डिफिकल्टी हो रही है, डिस्निया किसको बोलते हो, श्वास लेने में तकलीफ होना, और चेस्ट पेन यानी कि छाती में दर्द हो रहा है, और अस्थमा हो गया, अस्थमा आप सब जानते ही हो किसको बोलते हैं, अस्थमा हो गया, चेस्ट पेन यानी कि छाती में किसी को दर्द हो रहा, हाइपरटेंशन यानी कि आपका जो बीपी है वो क्या हो गया, हाई हो गया, इंक्रीज हो गया, एनीमिया हो गया, आरएचडी रूमेटिक हार्ट डिजीज हो गई, रूमेटिक हार्ट डिजीज, ये सब आपकी किसके अंदर आती है, सीवीएस के अंदर आती है। उसके बाद में अपन देखते हैं डाइजेस्टिव सिस्टम के कौन कौन से होते हैं अपने माइनर अलाइनमेंट, इसके डाइजेस्टिव सिस्टम के यानी कि आपका जो पाचन जो तंत्र होता है उसके माइनर अलाइनमेंट कौन से होते हैं, तो एक तो टूथ एक, जैसे बोलते हैं ना यार मेरे जाड़ में बहुत ज्यादा दर्द है, यानी कि टूथ एक यानी कि जो आपके दांतों के अंदर एक यानी कि क्या हो रहा है, दांतों के अंदर क्या हो रहा है, दर्द हो रहा है, स्टोमेटाइटिस हो गया यानी कि जो आपकी जो टंग होती है उसका जो आप गम्स होते हैं उनका इन्फ्लामेशन हो जाता है, जैसे सोरनेस इन माउथ, माउथ के अंदर जैसे छाले हो गए या फिर कोई सोरनेस हो गए, छाले हो गए, कॉन्स्टिपेशन जिसको आप कब्ज बोलते हो, कॉन्स्टिपेशन हो गया, डायरिया हो गया, इंडाइजेशन यानी कि अपाचन हो गया, खाना नहीं पच रहा है किसी को, वोमिटिंग यानी कि जिसको आप उल्टी बोलते हो, उल्टी हो गई, एब्डोमिनल पेन यानी कि पेट दर्द हो गया, इंटेस्टाइनल ऑब्स्ट्रक्शन हो गया, हेमरोइड्स जिसको आप बसों की प्रॉब्लम्स पाइल्स बोलते हो, वो पाइल्स या हेमरोइड्स ये सब हो गए। तो इसके बाद में अपन ये ज्यादा नाम आपको याद रखने की जरूरत नहीं है, आप हर चीज हर के अंदर 2-3 नाम याद रख सकते हो, को आपके ये इम्पोर्टेंट भी नहीं है ज्यादा यूनिटी, लेकिन फिर भी सिलेबस में है इसलिए पढ़ लेते हैं, क्या पता कभी क्वेश्चन आ ही जाए, तो इनमें आपको 3-4 नाम याद रखने हैं। उसके बाद में आपका आता है मैनेजमेंट ऑफ ए माइनर अलाइनमेंट, क्या मैनेजमेंट ऑफ ए माइनर अलाइनमेंट, जो माइनर अलाइनमेंट है उसका अपन मैनेजमेंट कैसे करते हैं, उनको मैनेज कैसे करते हैं। सबसे पहले अपन क्या करते हैं असेसमेंट, यानी कि उस माइनर अलाइनमेंट को असेसमेंट यानी कि उसका पता लगाते हैं कि क्या माइनर अलाइनमेंट है। सबसे पहले क्या करते हैं टेकिंग हिस्ट्री, सबसे पहले अपन हिस्ट्री लेते हैं कि क्या प्रॉब्लम हुई है, उसके अंदर परफॉर्मिंग क्विक फिजिशियन एग्जामिनेशन, क्विक फिजिकल एग्जामिनेशन, हिस्ट्री लेने के बाद अपन क्या करते हैं, आपने हिस्ट्री ले ली भाई, जैसे कोई उल्टी का पेशेंट आ रहा है तो उसको आप बोलोगे क्या आपने कल रात को क्या खाया था, क्या प्रॉब्लम हो रही है, कितनी बार उल्टी हो गई, तो ये सब पूछ लेंगे। उसके बाद अपन तुरंत क्या करेंगे फिजिकल एग्जामिनेशन करेंगे। बाद में क्या है फाइंडिंग द कोज, अपन पता लगाएंगे कि ये प्रॉब्लम हो रही है इसका कारण क्या है, फाइंडिंग द कोज कारण का पता लगाएंगे, टेकिंग द डायग्नोसिस एंड प्लानिंग फॉर केयर, उसके बाद आपको डायग्नोसिस करके डायरेक्ट केयर की प्रोवाइडिंग करनी है, प्रोवाइडिंग ट्रीटमेंट एंड नर्सिंग केयर, उसके बाद अपने को क्या करना है ट्रीटमेंट और नर्सिंग केयर देनी है। बाद में इवालुएशन द ट्रीटमेंट एंड कंडीशन ऑफ द पेशेंट, बाद में क्या करना है पहले आप असेसमेंट करोगे,
असेसमेंट के अंदर क्या करो, सबसे पहले आप क्या करोगे, उसके बारे में असेसमेंट करोगे। असेसमेंट के अंदर आप क्या देखोगे, उस पेशेंट को हिस्ट्री पूछोगे कि क्या प्रॉब्लम हो रही है, कब से प्रॉब्लम हो रही है। ऐसे हिस्ट्री पूछ ली, उसके बाद तुरंत क्या करना है, फिजिकल एग्जामिनेशन करना है। तुरंत हिस्ट्री पूछी, तुरंत फिजिकल एग्जामिनेशन किया। उसके बाद में आपको क्या करना है, तुरंत फिजिकल एग्जामिनेशन करते ही आपको क्या, आपको जल्दी से क्या है, प्लानिंग करनी है कि इसको ये ट्रीटमेंट देना, और फिर वो ट्रीटमेंट स्टार्ट कर देना है। फिर वो ट्रीटमेंट स्टार्ट करने के बाद में क्या है, आपको उस पेशेंट की कंडीशन को चेक करना है कि उस पेशेंट की कंडीशन में सुधार हो रहा है या फिर नहीं हो रहा है। तो क्या करना है आपको, इवालुएटिंग द केयर, वो जो केयर है उसको इवालुएट करना है, और जो कंडीशन है उसको भी देखना है। इफ द आउटकम इज सक्सेसफुल, प्लान फॉर फॉलो अप। अगर आपने केयर दी और उस केयर से अगर पेशेंट सही हो गया, तो आपको फिर क्या है, उस पेशेंट को फॉलो अप यानी कि बोलना है चलो आप 2 दिन बाद में फिर दिखाने आ जाना। उसके बाद में इफ कंडीशन डज नॉट इम्प्रूव और सीरियस साइन, रेफर टू हॉस्पिटल। पीछे अपन रेफरल यूनिट पढ़ चुके हैं। अगर आपने जो ट्रीटमेंट किया, अगर वो पेशेंट सही नहीं हुआ उस ट्रीटमेंट से, तो फिर आपको क्या करना है, उस पेशेंट को रेफर कर देना है। उसके बाद में अपन पढ़ रहे हैं क्या, आपका स्टैंडिंग ऑर्डर्स। उसके बाद में एक आपका पॉइंट है स्टैंडिंग ऑर्डर्स। तो अपन पढ़ रहे हैं स्टैंडिंग ऑर्डर्स की, स्टैंडिंग ऑर्डर्स क्या होते हैं। तो स्टैंडिंग ऑर्डर्स क्या होते हैं, स्टैंडिंग ऑर्डर्स आर डायरेक्शंस एंड ऑर्डर्स ऑफ स्पेसिफिक नेचर। स्टैंडिंग ऑर्डर क्या होते हैं, एक ऐसी डायरेक्शंस होती है जो कैसी होती है, एक विशिष्ट नेचर की होती है। जैसे कि ऑन द बेसिक्स ऑफ दीज, ऑन द नॉन अवेलेबिलिटी ऑफ डॉक्टर, नर्स, हेल्थ वर्कर कैन प्रोवाइड ट्रीटमेंट एंड होम, हॉस्पिटल और हेल्थ इंस्टीट्यूशन एंड कम्युनिटी। जहाँ पे क्या है, डॉक्टर्स, हेल्थ वर्कर नहीं, डॉक्टर्स उपलब्ध नहीं होते हैं, वहाँ पे अगर आप कम्युनिटी के अंदर क्या है, अगर डॉक्टर उपलब्ध, डॉक्टर तो आपको क्या है, लिख के प्रिस्क्रिप्शन देगा। अगर डॉक्टर वहाँ पे प्रेजेंट नहीं है, आप कम्युनिटी के अंदर किसी को ट्रीटमेंट दे रहे हो हेल्थ वर्कर के रूप में, तो क्या है, वहाँ पे स्टैंडिंग ऑर्डर काम में आता है। जैसे शुड बी फॉलोड इन टेम्परेरी बेसिस और इन इमरजेंसी सिचुएशन। जो स्टैंडिंग ऑर्डर क्वेश्चन भी आता है बहुत, स्टैंडिंग ऑर्डर कब दिया जाता है, स्टैंडिंग ऑर्डर को नॉर्मली अपने जितने भी ऑर्डर होते हैं वो सारे रिटन फॉर्म में अंदर होते हैं। स्टैंडिंग ऑर्डर क्या होता है, वो एक वर्बली आपको बोल दिया जाता है चलो आप इसके आईवी स्टार्ट कर दो। अदरवाइज क्या होता है, रिटन फॉर्म में होता है। लेकिन स्टैंडिंग ऑर्डर कम काम में लिया जाता है जब इमरजेंसी सिचुएशन हो, अपने को इतना टाइम नहीं रहता है कि अपन लिख के कोई चीज क्या है, प्रिस्क्रिप्शन करके अपन कोई चीज स्टार्ट कर दे। इमरजेंसी कंडीशन में स्टैंडिंग ऑर्डर जरूरी होता है। और स्टैंडिंग ऑर्डर क्या होता है, टेम्परेरी होता है और इमरजेंसी सिचुएशन में काम में आता है। तो आपको क्वेश्चन पूछते हैं बहुत बार एग्जाम में, जो अपनी कंपटीशन की होती है, कि जो इमरजेंसी के अंदर कौन सा ऑर्डर काम में आता है, तो वहां पे आपको लिखना है स्टैंडिंग ऑर्डर काम में आता है। उसके बाद में आप देखते हो कि जो स्टैंडिंग ऑर्डर होते हैं उसके ऑब्जेक्टिव्स या फिर उद्देश्य क्या होते हैं। भाई हर जगह आप जब जो है, वो हर जगह क्या है, आप रिटर्न ऑर्डर लिख रहे हो, हर जगह आप रिटर्न ऑर्डर लिखने की कोशिश कर रहे हो, तो फिर आप क्यों स्टैंडिंग ऑर्डर की क्या जरूरत पड़ गई, स्टैंडिंग ऑर्डर के क्या उद्देश्य रहते हैं। तो स्टैंडिंग ऑर्डर के क्या उद्देश्य रहते हैं, टू मेंटेन द कंटिन्यूटी ऑफ ट्रीटमेंट ऑफ द पेशेंट। एक तो क्या है, कंटिन्यूटी यानी कि जो लगातार ट्रीटमेंट, कंटिन्यूटी यानी कि लगातार उपचार, लगातार कंटिन्यू उस पेशेंट का लगातार उपचार चलता रहे, उसके लिए एक तो आपको स्टैंडिंग ऑर्डर की जरूरत पड़ती है। लगातार कंटिन्यूटी, जो पेशेंट का ट्रीटमेंट चल रहा है ना, उसके अंदर कंटिन्यूटी को मेंटेन करने के लिए आपको क्या है, स्टैंडिंग ऑर्डर की जरूरत पड़ती है। दूसरा, टू प्रोटेक्ट द लाइफ ऑफ द पेशेंट एंड रिससिस्टेंट हिम। उस जो पेशेंट होता है उसकी लाइफ को प्रोटेक्ट करने के लिए, यानी कि इमरजेंसी जो सिचुएशन होती है उसके अंदर क्या है, आप जो है वो रिटर्न ऑर्डर नहीं लिख सकते, इतना टाइम नहीं रहता है। तो इमरजेंसी सिचुएशन के अंदर उस पेशेंट की लाइफ को बचाने के लिए, प्रोटेक्ट करने के लिए आपको स्टैंडिंग ऑर्डर की जरूरत पड़ती है, लाइफ को प्रोटेक्ट करने के लिए। और टू क्रिएट द फीलिंग ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी इन द मेंबर ऑफ ए हेल्थ टीम। जो हेल्थ टीम मेंबर है उनके अंदर रिस्पॉन्सिबिलिटी को क्रिएट करने के लिए भी आप क्या लेते हो, स्टैंडिंग ऑर्डर काम में लेते हो। तो सबसे पहले तो किसके लिए, उसकी जो उसका ट्रीटमेंट है वो कंटिन्यू बना रहे, लगातार उसका ट्रीटमेंट बना रहे, उसके लिए काम में लेते हैं। इमरजेंसी सिचुएशन में पेशेंट की जान बचाने के लिए काम में लेते हैं, और स्टाफ के अंदर रिस्पॉन्सिबिलिटी हो इसके लिए भी
काम में लेते हैं स्टैंडिंग ऑर्डर। स्टैंडिंग ऑर्डर के यूजेज क्या क्या होते हैं, किस तरह से अपन यूज करते हैं। प्रोवाइडिंग ट्रीटमेंट ड्यूरिंग इमरजेंसी, स्टैंडिंग ऑर्डर कहाँ कहाँ यूज में आता है। एक तो मैं बहुत बार बता चुकी हूँ आपको, प्रोवाइडिंग ट्रीटमेंट ड्यूरिंग इमरजेंसी, जो इमरजेंसी कंडीशन होती है, जो आपातकालीन कंडीशन होती है, उनके अंदर ट्रीटमेंट देने के लिए स्टैंडिंग ऑर्डर काम में आता है, स्टैंडिंग ऑर्डर की जरूरी होती है। एक तो इसका ये यूज होता है कि इमरजेंसी में ट्रीटमेंट देने के लिए काम में आता है। इनहेंसिंग द क्वालिटी एंड एक्टिविटी ऑफ हेल्थ सर्विसेज, जो हेल्थ सर्विसेज है उनकी क्वालिटी और एक्टिविटी को, इनहेंसिंग क्वालिटी एंड एक्टिविटी ऑफ हेल्थ केयर सर्विसेज, जो हेल्थ केयर सर्विसेज है उनकी क्वालिटी और एक्टिविटी को इनहेंस करने के लिए भी क्या है आपका जो स्टैंडिंग ऑर्डर काम में आता है। स्ट्रेंथनिंग ऑफ प्राइमरी हेल्थ सर्विसेज इन द कम्युनिटी, जो कम्युनिटी के अंदर प्राइमरी हेल्थ सर्विसेज आती है उसके उनको क्या है मजबूती प्रदान करने के लिए स्टैंडिंग ऑर्डर काम में आता है। उसके बाद में ये आपके टाइप्स ऑफ स्टैंडिंग ऑर्डर हो गए, जो स्टैंडिंग ऑर्डर होते हैं, टाइप्स ऑफ स्टैंडिंग ऑर्डर्स, यानी कि जो स्टैंडिंग ऑर्डर्स होते हैं उसके कितने टाइप है, कितने प्रकार के स्टैंडिंग ऑर्डर होते हैं। तो द ऑथोराइज्ड डॉक्टर एंड रजिस्टर्ड कम्युनिटी हेल्थ नर्स जॉइंटली रिहर्स स्टैंडिंग ऑर्डर कौन कौन से होते हैं। एक आपका होता है इंस्टीट्यूशनल, एक आपका होता है जनरल और एक आपका होता है स्पेसिफिक। कौन कौन से स्टैंडिंग ऑर्डर होते हैं, इंस्टीट्यूशनल, जनरल, स्पेसिफिक। कौन कौन से बोलो, देखिए इंस्टीट्यूशनल, जनरल और स्पेसिफिक कौन कौन से हैं बोलो, याद हो गए ना। अब बोलो दोबारा से कौन कौन से, इंस्टीट्यूशनल, जनरल और स्पेसिफिक। उसके बाद में अपन देखते हैं कि आपका जो इंस्टीट्यूशनल स्टैंडिंग ऑर्डर होता है उसको किसको बोलते हो। इंस्टीट्यूशनल स्टैंडिंग ऑर्डर कौन सा होता है, स्टैंडिंग ऑर्डर प्रिपेयर्ड विथ ए व्यू ऑफ अवेलेबल रिसोर्सेज, स्टाफ पोजीशन एंड ऑब्जेक्टिविटी ऑफ हॉस्पिटल। ये किसके लिए होता है, जो हॉस्पिटल अपने हॉस्पिटल जो होता है वो अपने स्टाफ के लिए, और जैसे स्टाफ के अंदर कौन कौन से सॉरी आपके हॉस्पिटल इंस्टीट्यूशनल स्टैंडिंग ऑर्डर कौन सा होता है, ये वो ऑर्डर होता है जो कि एक इंस्टीट्यूशन यानी कि एक हॉस्पिटल जो होता है वो प्रिपेयर तैयार करता है कि उसके हॉस्पिटल में कितने रिसोर्सेज है, कितने उपकरण है, कितना स्टाफ है और क्या है, जो हॉस्पिटल है उसका उद्देश्य क्या है। ये सब डिफरेंस विल बी देयर बिटवीन गवर्नमेंट एंड प्राइवेट हॉस्पिटल। ये सब क्या होता है आपका इंस्टीट्यूशनल ऑर्डर होता है। इंस्टीट्यूशनल ऑर्डर कौन सा हो गया, जो एक इंस्टीट्यूशन यानी कि जो एक हॉस्पिटल अपना खुद के लिए तैयार करती है ना, वो क्या हो गया आपका इंस्टीट्यूशनल ऑर्डर हो गया, कि वहाँ पे स्टाफ कितने हैं, इक्विपमेंट कितने हैं, ये सब तैयार करती है, तो वो आपका इंस्टीट्यूशनल ऑर्डर हो गया। जनरल स्टैंडिंग ऑर्डर, उसके बाद में आपका क्या है जनरल स्टैंडिंग ऑर्डर, जिसको आप क्या बोलते हो सामान्य स्टैंडिंग ऑर्डर। जनरल स्टैंडिंग ऑर्डर कौन सा होता है, कॉमन मैन इज एक्सपेक्टेड टू फॉलो सम, तो एसओ यानी कि सम स्टैंडिंग ऑर्डर। एसओ का मतलब यहाँ पे है स्टैंडिंग ऑर्डर की कुछ कॉमन मैन जैसे होते हैं, कुछ अपन कॉमन ऑर्डर ऐसे होते हैं जो अपन जनरली स्टैंडिंग ही क्या है उनको फॉलो कर लेते हैं। कैसे, जैसे कि इन केस ऑफ डायरिया, डायरिया में जैसे अपन फटाफट क्या बोलते हैं, आप ओआरएस का पैकेट तैयार करो, तो अपन क्या है वर्बली बोल रहे हैं, यानी कि एक स्टैंडिंग ऑर्डर वर्बली ही अपन बोल रहे हैं। तो जैसे कुछ कॉमन मैन इज एक्सपेक्टेड, यानी कि जो अपने को क्या है इनको क्या है फॉलो करना चाहिए। कैसे, जैसे कि ये जनरली जो स्टैंडिंग ऑर्डर होते हैं ना, वो क्या जनरली स्टैंडिंग ऑर्डर क्या होते हैं कि जो इमरजेंसी के जैसे ऐसे कुछ सिचुएशन होती हैं जिसके अंदर अपन ऐसे ऑर्डर देते हैं कि उनको क्या है तुरंत फॉलो करते हैं। जैसे अपन, जैसे अगर डायरिया हो रहा है तो अपन क्या बोलते हैं, अगर डायरिया हो रहा है किसी पेशेंट को तो अपन बोल देते हैं यार तू जल्दी से ओआरएस का पैकेट तैयार कर या ओआरएस का घोल तैयार कर। तो ये क्या हो गया आपका जनरल स्टैंडिंग ऑर्डर हो गया। उसके बाद में अपन देख रहे हैं स्पेसिफिक स्टैंडिंग ऑर्डर, यानी कि स्पेसिफिक यानी कि आप जिसको बोलते हो विशिष्ट, क्या स्पेसिफिक यानी कि विशिष्ट स्टैंडिंग ऑर्डर। तो स्पेसिफिक तरीके से स्टैंडिंग ऑर्डर कौन से होते हैं, प्रीपेड फॉर द ट्रेंड मेडिकल पर्सन। स्पेसिफिक स्टैंडिंग ऑर्डर किसके लिए दिए जाते हैं, जो स्पेशल ट्रेंड पर्सन होते हैं ना, जो आपके ट्रेंड मेडिकल पर्सनल होते हैं ना, उनको स्पेसिफिक स्टैंडिंग ऑर्डर दिए जाते हैं। जो ट्रेंड होते हैं, जो स्किलफुल होते हैं, एक्सपीरियंस्ड होते हैं मेडिकल पर्सनल, उनको क्या है आपके स्पेसिफिक स्टैंडिंग ऑर्डर दिए जाते हैं।
टेक्निकल नॉलेज एंड स्पेशल स्किल्स आर रिक्वायर्ड। इसके लिए क्या है, टेक्निकल नॉलेज और स्पेशल स्किल की जरूरत पड़ती है। स्पेशल नॉलेज, स्पेशल स्टैंडिंग ऑर्डर देने के लिए टेक्निकल नॉलेज का होना जरूरी होता है और स्किलफुल पर्सन का होना जरूरी होता है। दीज ऑर्डर शुड कॉम्पनसेट द नीड ऑफ डॉक्टर। ये क्या है, एक डॉक्टर जो होता है, अगर कोई इमरजेंसी है वो फोन करके बोल देगा आप इसको ये ट्रीटमेंट स्टार्ट कर दो, तो वहां पे क्या है, उस डॉक्टर की जहाँ पे जरूरत है उसकी जगह पे क्या है, ये स्टैंडिंग ऑर्डर काम में आते हैं। सच ऑर्डर इनहेंस द क्वालिटी ऑफ कम्युनिटी हेल्थ नर्स। और ये क्या करते हैं, जो हेल्थ कम्युनिटी हेल्थ नर्स की क्वालिटी को इनहेंस करते हैं। उसके बाद में अपन सब देख रहे हैं कि स्टैंडिंग ऑर्डर्स फॉर ट्रीटमेंट ऑफ माइनर अलाइनमेंट्स, कि जो माइनर जो अलाइनमेंट होते हैं ना, उनकी ट्रीटमेंट के लिए कौन कौन से स्टैंडिंग ऑर्डर होते हैं। आप ये देखो कि जो माइनर अलाइनमेंट के लिए कौन कौन से स्टैंडिंग ऑर्डर काम में लेते हैं अपन। जैसे फीवर हो गया, सबसे पहले अपन पढ़ रहे हैं किसके लिए, फीवर के लिए, कि जो फीवर होता है उसके लिए आप क्या क्या ट्रीटमेंट करते हो, कौन कौन से स्टैंडिंग ऑर्डर काम में आते हैं। तो सबसे पहला आता है एग्जामिन द वाइटल साइन। अगर फीवर हो गया तो उसके लिए एक स्टैंडिंग ऑर्डर ये होता है कि एग्जामिन द वाइटल साइन। फीवर के लिए अपन बोलते हैं कि वाइटल साइन चेक कर लो, तो उसके लिए आपको लिख के देने की जरूरत नहीं पड़नी चाहिए कि आप वाइटल साइन चेक कर लो, आपको वाइटल साइन तुरंत चेक कर देने चाहिए। क्या है, एक तो एग्जामिन द वाइटल साइन फीवर के लिए, एक तो ये स्टैंडिंग ऑर्डर आता है कि वाइटल साइन चेक करना, क्या वाइटल साइन चेक करना। दूसरा, गैदर इंफॉर्मेशन अबाउट अदर सिम्टम्स अकॉर्डिंग टू फीवर, जैसे हेडेक, नोजिया, वोमिटिंग, शिवरिंग, रनिंग नोज, एलर्जी, इन्फेक्शन, जॉन्डिस। यानी कि उसके बाद में आपको कोई बोल देगा इसका आप अलग और इस पेशेंट के और डाटा कलेक्ट करो कि इसको और कोई प्रॉब्लम हो रही है। हेडेक यानी कि सिर दर्द हो रहा है क्या, इसको सिर दर्द हो रहा है क्या, जॉन्डिस इसको पीलिया हो रहा है क्या, इसको डायरिया हो रहा है क्या, वोमिटिंग हो रही है क्या, ये सब आप देख लो। उसके बाद में प्रोवाइड रेस्ट एंड लाइट मील टू पेशेंट, जो पेशेंट है उसको रेस्ट प्रोवाइड करो और लाइट यानी कि हल्का फुल्का भोजन प्रोवाइड करो। उसके बाद में गिव प्रिपेयर ब्लड स्लाइड प्रिपेयर करो मलेरिया पैरासाइट लेने के लिए। पैरासीटामोल टेबलेट दे दो फीवर वाले पेशेंट को। गिव लोट्स ऑफ लिक्विड, बहुत ज्यादा से ज्यादा पानी दो। और फीवर अगर 102 डिग्री से ज्यादा है तो टेप स्पंज दे दो इसको। यानी कि फीवर के लिए अपन कौन कौन से वाइटल, कौन कौन से स्टैंडिंग ऑर्डर काम में लेते हैं, कि जैसे अपने को एक तो अपन ऐसे बोल देते हैं कि इसकी पेशेंट क्या वाइटल साइन चेक कर लो, तो अपन वाइटल साइन चेक कर लेते हैं। एक तो ऐसे बोल दिया वाइटल साइन चेक कर लो इसके, और इसकी चेक कर लो कि इसको और कोई प्रॉब्लम नहीं हो रही है पेशेंट को, जैसे हेडेक हो गया, फीवर हो गया, वॉमिटिंग हो गया, डायरिया हो गया, और कोई तो प्रॉब्लम नहीं हो रही है इस पेशेंट को। ब्लड की स्लाइड तैयार कर लो, मलेरिया के एग्जामिनेशन के लिए ब्लड सैंपल ले लो, पैरासीटामोल टेबलेट दे दो, हल्का मरीज को रेस्ट करवाओ ज्यादा से ज्यादा। ये सब क्या है, फीवर के लिए आपका स्टैंडिंग ऑर्डर है। उसके बाद में आपका आता है जो डायरिया, जो जीआई सिस्टम होता है, डायरिया जो होता है जीआई सिस्टम के लिए क्या क्या स्टैंडिंग ऑर्डर हो सकते हैं, डायरिया के लिए क्या क्या स्टैंडिंग ऑर्डर हो सकते हैं। मॉनिटर द सिम्टम ऑफ डिहाइड्रेशन, क्या मॉनिटर द सिम्टम ऑफ डिहाइड्रेशन। एक तो अपन ऐसे बोलते हैं कि इसके डिहाइड्रेशन को चेक करो, डिहाइड्रेशन बहुत ज्यादा तो नहीं हो रखा है, यानी कि डिहाइड्रेशन को चेक करने के लिए आपको कोई लिख के देने की जरूरत नहीं है, आप डिहाइड्रेशन को चेक कर लो। इफ द डिहाइड्रेशन इज सीवियर द पेशेंट इन द स्टेट ऑफ सो प्रेफर टू हॉस्पिटल। अगर पेशेंट का ज्यादा डिहाइड्रेशन है तो उसको आप हॉस्पिटल के अंदर रेफर कर दो। और ओआरएस का पैकेट दे दो पेशेंट को। राइस वाटर, जैसे ओआरएस का सॉल्यूशन दे दो पेशेंट को, राइस वाटर दे दो, कोकोनट वाटर दे दो, लेमन जूस दे दो, लाइट टी दे दो, बनाना, ये सब क्या है, ये आप दे सकते हो। और क्या है, डायरिया अगर एपिडेमिक है तो उसके लिए स्टूल टेस्ट कर लो। जैसे आप डायरिया के अंदर क्या है, एक तो डिहाइड्रेशन को चेक कर सकते हो कि डिहाइड्रेशन ज्यादा हो रहा है कम हो रहा है। दूसरा आप ये देख लो कि डिहाइड्रेशन अगर बहुत ज्यादा सीवियर है तो उसको हॉस्पिटल में रेफर कर दो। उसके बाद में जैसे आप क्या है, स्टूल का क्या है सैंपल ले लो। और क्या आप जैसे उसको बनाना जूस हो गया, थोड़ी बहुत चाय हो गई, लेमन जूस हो गया, ये सब आप उसको दे सकते हो। उसके बाद में आपका आता है जो स्किन होती है, यानी कि स्किन के लिए स्टैंडिंग ऑर्डर क्या होते हैं, या फिर बर्न्स यानी कि जल गया कोई पेशेंट तो उसके लिए क्या स्टैंडिंग ऑर्डर होते हैं। ट्राई टू कीप द बर्न बॉडी पार्ट इमर्स्ड इन वाटर,
कि ट्राई टू कीप जो बर्न बॉडी पार्ट यानी कि जो जला हुआ पार्ट है उसको आप ज़्यादा से ज़्यादा कोशिश करो कि जल्दी से उसके ऊपर पानी डाल लो या फिर उसको पानी के अंदर ऐसे डुबा के रख लो। इसकी कोशिश करो कि जो जला हुआ अगर कोई पार्ट है, अगर ये हाथ यहाँ से जल गया तो इसको पानी के अंदर डालो या फिर पानी डालो इसके ऊपर, ताकि उसको क्या है थोड़ी सी रिलीफ मिले। तो पानी के अंदर डालने की कोशिश करो। एक तो आप जो जला हुआ पार्ट है उसको, तो क्या है, एक तो आप पानी के अंदर, और दूसरा चेक द स्प्रेड ऑफ बर्न। आप देखो कि कितना क्या बर्न जो बर्न है, जो कितनी दूर तक जो इंसान है वो जल चुका है। उसके बाद में इफ द क्लोथ है स्ट्रक टू वुंड डू नॉट ट्राई टू रिमूव इट। अगर कभी कभी ऐसे होता है, अगर कोई पेशेंट जल जाता है तो उसके जो कपड़े होते हैं वो भी ऐसे अंदर धंस जाते हैं, तो कपड़े साथ में जल जाते हैं तो अंदर धंस जाएंगे। तो अगर जल गए हैं तो उनको आप बाहर ऐसे खींचने की कोशिश मत करो। अगर ऐसे खींचोगे तो क्या है, उस पेशेंट के घाव है वो और ज्यादा बढ़ जाएगा, और ज्यादा बढ़ जाएगा। उसके जो अंदर के जो सेल टिश्यू है वो उस कपड़े के साथ में आ जाएंगे तो उसको और ज्यादा पेन होगा। तो इसकी कभी कोशिश नहीं करनी चाहिए। रिंग्स, बेंगल्स, शूज, बेल्ट्स एंड अदर टाइट फिटिंग आर्टिकल्स आपको रिमूव कर देने चाहिए। डू नॉट टच ब्लिस्टर्स एंड, और जो ब्लिस्टर्स जो उसके हो रखे हैं जो ऐसे फपोले से, उनको आपको बिना मतलब के टच नहीं करना चाहिए क्योंकि बहुत ज्यादा पेन होता है। और क्या है, जैसे शूज, बेल्ट्स, बेंगल्स है, ये सब आपको क्या है वहां से रिमूव कर देने चाहिए। तो अपन देखते हैं कि आज की क्लास में अपन क्या क्या पढ़ा। तो अपन शुरुआत से देख लेते हैं। तो आज की क्लास में अपन ने सबसे पहले पढ़ा था कि माइनर, और ये आपकी माइनर अलाइनमेंट वाली यूनिट कंप्लीट हो गई है। इतना ही है इस यूनिट के अंदर। सबसे पहला आपका आता है माइनर अलाइनमेंट। माइनर अलाइनमेंट, माइनर अलाइनमेंट के अंदर अपन ने देखा था कि क्लासिफिकेशन ऑफ माइनर अलाइनमेंट्स। आप जो माइनर अलाइनमेंट्स का क्लासिफिकेशन यानी कि वर्गीकरण कैसे करते हो, तो दो तरह के माइनर अलाइनमेंट होते हैं आपका। एक तो होता है आपका जनरल माइनर अलाइनमेंट और दूसरा आपका होता है स्पेसिफिक सिस्टेमेटिक माइनर अलाइनमेंट। जनरल माइनर अलाइनमेंट्स कौन सा होता है, जनरल माइनर अलाइनमेंट के अंदर जैसे कि एक्सीडेंट्स होते हैं, इमरजेंसी कंडीशंस होते हैं और जिनको इमीडिएट फर्स्ट एड ट्रीटमेंट की जरूरत पड़ती है। तो जनरल माइनर अलाइनमेंट, सामान्य माइनर अलाइनमेंट कौन से होते हैं बोलो। देखिए कि जो कि क्या होते हैं, कुछ एक्सीडेंट्स हो गए, कुछ ऐसी इमरजेंसी कंडीशंस हो गई जिसके अंदर क्या होता है, उस पेशेंट को हम हाथों हाथ इमरजेंसी इमीडिएट फर्स्ट एड ट्रीटमेंट की जरूरत पड़ती है। जैसे वो सब आपके किसके अंदर आते हैं, जैसे क्या है, इंजरी हो गई, कोई गिर गया, फॉल्स हो गया, सॉरी इंजरी हो गई, चोट लग गई, फॉल्स हो गया, डॉग बाइट हो गया, बर्न्स हो गया, आपका हाई फीवर हो गया, डायरिया हो गया, ये सब किसके अंदर आते हैं, जनरल माइनर अलाइनमेंट के अंदर आते हैं। उसके बाद में अपन देखते हैं सिस्टेमेटिक माइनर अलाइनमेंट। सिस्टेमेटिक कौन से होते हैं, जैसे आपका आई में क्या हो गया, जैसे आई आई एक्सीडेंट, जैसे आंख के, आई के अंदर कौन कौन से, जैसे आप ये बोल देना, एक तो हिंदी के अंदर लिखो तो जैसे आंख के अंदर चोट लग गई, आंख में चोट लग गई, आंख के अंदर कोई कंकड़ वगैरह गिर गया, आंख के अंदर क्या है पेन हो रहा है, आंख के अंदर कोई इन्फेक्शन हो गया, आंख से दिखना बंद हो गया, ये सब आपके आंख से रिलेटेड आ जाएंगे। और कान से रिलेटेड कौन से आएंगे, जैसे कान के अंदर पेन हो रहा है, कान में दर्द हो रहा है, कान से कोई डिस्चार्ज निकल रहा है, कान की जो इनर जो मिडल ईयर है उसका जो इन्फेक्शन इन्फ्लामेशन हो गया और सुनाई देना कम होने लग गया, ये सब हो जाएंगे। और आपके रेस्पिरेटरी से क्या होते हैं, जैसे कोई एलर्जी हो गई उसकी वजह से बहुत ज्यादा नाक बह रहा है, एलर्जी हो गई, अस्थमा हो गया, अस्थमा बोल दो आप, सांस लेने में कठिनाई हो रही है किसी को, चेस्ट पेन, छाती में दर्द हो रहा है, कफ यानी कि खांसी आ रही है, गले में खड़खड़ाहट हो रही है, ये सब श्वसन से रिलेटेड हो जाएंगे। और सीवीएस कार्डियो से किस क्या होंगे, बीपी हाई हो गई, एनीमिया यानी कि ब्लड की कमी आ गई, ये सब हो जाएंगे। उसके बाद में डाइजेस्टिव सिस्टम के लिए क्या होते हैं, जैसे टूथ एक यानी कि दांत में दर्द हो रहा है, किसी को अपाचन की समस्या हो गई, इंडाइजेशन हो गया, कॉन्स्टिपेशन हो गई, कफ हो, सॉरी वॉमिटिंग हो गई, डायरिया हो गया, ये सब आपके इसमें आ जाएंगे। उसके बाद में मैनेजमेंट क्या करेंगे, आपको तुरंत पेशेंट की क्या लेनी है, हिस्ट्री लेनी है। आपको तुरंत पेशेंट को पूछना आपने कल रात को क्या खाया था, वॉमिटिंग कैसे हो रही है, डायरिया कब से हो रहा है, तुरंत आपको क्या लेनी है, पेशेंट की सबसे पहले हिस्ट्री लेनी है। सबसे पहले हिस्ट्री लोगे, उसके बाद में क्या करोगे, तुरंत उसका फिजिकल एग्जामिनेशन करोगे। हिस्ट्री ले ली, उसके बाद में उसका फिजिकल एग्जामिनेशन कर लिया,
उसके बाद में प्लानिंग कर ली कि आपको क्या ट्रीटमेंट देना है और उस ट्रीटमेंट को फिर स्टार्ट कर दिया। फिर ट्रीटमेंट देने के बाद में आपको क्या करना है, उस ट्रीटमेंट के बारे में आपको इवालुएट करना है कि वो ट्रीटमेंट आपने दिया है उस पेशेंट को वो कितना क्या इफेक्टिव प्रभावी था या फिर नहीं था। अगर प्रभावी है तो उस पेशेंट को आप घर भेज दो और उसको बोल दो 2-4 दिन बाद में फिर दिखाने आ जाना। अगर प्रभावी नहीं है तो उसको हायर रेफरल सेंटर हायर उसको रेफर कर दो। उसके बाद में आपका आता है स्टैंडिंग ऑर्डर। स्टैंडिंग ऑर्डर क्या होता है, जो इमरजेंसी सिचुएशन के अंदर अपन इमरजेंसी ट्रीटमेंट के लिए काम में लेते हैं और ये टेम्परेरी होता है, उसको क्या बोलते हो, स्टैंडिंग ऑर्डर बोलते हो। उसके बाद में आप पढ़े थे कि स्टैंडिंग ऑर्डर के ऑब्जेक्टिव क्या होते हैं। एक तो कंटिन्यूटी ऑफ ट्रीटमेंट को, जो ट्रीटमेंट है उसकी कंटिन्यूटी को मेंटेन रखने के लिए कि लगातार ट्रीटमेंट चलता रहे, उसको मेंटेन रखने के लिए आप स्टैंडिंग ऑर्डर काम में लेते हो, कंटिन्यू चलता रहे। और जो पेशेंट होता है उसको इमीडिएट ट्रीटमेंट की जरूरत है, उसके लिए आप काम में लेते हो। और जो रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है हेल्थ वर्कर्स की वो बढ़ाने के लिए आप स्टैंडिंग ऑर्डर काम में लेते हो। उसके बाद में स्टैंडिंग ऑर्डर के यूजेज क्या होते हैं। एक तो प्रोवाइडिंग ट्रीटमेंट ड्यूरिंग इमरजेंसी, जो इमरजेंसी सिचुएशन होती है उसके अंदर ट्रीटमेंट देने के लिए स्टैंडिंग ऑर्डर काम में आता है। दूसरा, क्वालिटी को बढ़ाने के लिए स्टैंडिंग, जो हेल्थ सर्विसेज है उसकी क्वालिटी को बढ़ाने के लिए स्टैंडिंग ऑर्डर काम में आता है। और जो आपके प्राइमरी हेल्थ सेंटर है उसको मजबूती देने के लिए स्टैंडिंग ऑर्डर काम में आता है। स्टैंडिंग ऑर्डर कितने प्रकार के होते हैं, एक इंस्टीट्यूशनल और स्पेसिफिक और जनरल। कौन कौन से, इंस्टीट्यूशनल, स्पेसिफिक और जनरल। अरे बोलो देखिए कौन कौन से, इंस्टीट्यूशनल, स्पेसिफिक और बोलो क्या, जनरल। इंस्टीट्यूशनल, स्पेसिफिक और जनरल। अब इंस्टीट्यूशनल क्या होता है, जो एक संस्था अपने खुद के लिए तैयार करती है कि वहां पे कितने स्टाफ है, कितने उपकरण है, क्या और जरूरी है चीजों की, वो इंस्टीट्यूशनल आपका हो गया ऑर्डर। उसके बाद में जनरल स्पेसिफिक ऑर्डर किसको बोलते हो अपन, जनरल स्पेसिफिक ऑर्डर अपना कौन सा होता है। जनरल के अंदर अपन ने पढ़ा था कि जनरल के अंदर अपना ये कि भाई आप है ना, जनरल के अंदर अपन जैसे इमीडिएट, जैसे आप क्या है कि आप कॉमन पर्सन इसको फॉलो करते हैं, जैसे इमीडिएट अपने को जरूरत पड़ती है ना जिस चीज की, उसके लिए साधारण जनरल से ऑर्डर होते हैं। जैसे ओआरएस का पैकेट तैयार करो, ओआरएस का घोल तैयार करो। स्पेसिफिक स्टैंडिंग ऑर्डर कौन से होते हैं कि जैसे जो ट्रेंड पर्सन होते हैं ना उनको दिए जाते हैं कुछ स्पेसिफिक, जो स्पेसिफिक यानी जो विशेष ऑर्डर होते हैं वो अगर कोई पर्सन ट्रेंड है उसको दिए जाते हैं स्पेसिफिक पर्सन को। अगर किसी पर्सन के पास वो चीज करने की स्किल है, प्रैक्टिस है, उसको दिए जाते हैं। और ये डॉक्टर की एब्सेंस में भी, एब्सेंस को भी कम कर देते हैं। और स्पेसिफिक स्टैंडिंग ऑर्डर क्या होते हैं, और स्टैंडिंग ऑर्डर फॉर ट्रीटमेंट ऑफ माइनर अलाइनमेंट फीवर। फीवर है अगर किसी पेशेंट को है तो उसके लिए आप क्या क्या स्टैंडिंग ऑर्डर दे सकते हो। फीवर में आप अगर फीवर का कोई पेशेंट आया तो आप बोल दो आप इसके वाइटल साइन चेक कर लो जल्दी से, फटाफट इसके वाइटल साइन चेक कर लो। जैसे आप वाइटल साइन चेक कर लिया, वाइटल साइन चेक करने के बाद इस पेशेंट को पूछो और कोई प्रॉब्लम हो रही है क्या, हेडेक हो रहा है क्या, इसको वोमिटिंग हो रही है क्या, डायरिया हो रहा है क्या, और तो कोई प्रॉब्लम नहीं हो रही है क्या, पीलिया तो नहीं हो गया है। फिर उसके बाद में ब्लड का सैंपल ले लो, ब्लड का जो ब्लड का सैंपल ले लेते हैं मलेरिया को चेक करने के लिए कि भाई मलेरिया तो नहीं है। उसके बाद में ब्लड की स्लाइड तैयार कर लो। और अगर फीवर बहुत ज़्यादा है तो इसको हायर सेंटर के ऊपर रेफर कर दो। और जैसे उस पेशेंट को ज़्यादा से ज़्यादा रेस्ट करवाओ और इसको हल्का फुल्का खाना दो। उसके बाद में डायरिया के लिए आपका क्या स्टैंडिंग ऑर्डर हो सकता है। अगर किसी पेशेंट को डायरिया है तो अपन डायरिया के लिए क्या बोलते हैं, सबसे पहले अपन बोलते हैं कि आप डिहाइड्रेशन को चेक करो कि इसको डिहाइड्रेशन कितना क्या हुआ है। सबसे पहले आप देखो कि डिहाइड्रेशन कितना हुआ है, डिहाइड्रेशन को चेक करो। अगर डिहाइड्रेशन बहुत ज़्यादा सीवियर है तो इसको आप हायर सेंटर के ऊपर रेफर कर दो। और क्या है, आप डायरिया के लिए ओआरएस का घोल तैयार कर लो, ओआरएस का घोल तैयार कर लो। इस पेशेंट को है जैसे कोकोनट वाटर, जैसे नारियल का पानी हो गया, लेमन जूस हो गया, आपका जैसे ऑरेंज जूस हो गया, लाइट टी हो गई, ये सब पेशेंट को दे दो। उसके बाद में बर्न्स के लिए अपन ने क्या पढ़ा था, अगर स्किन जल गई है तो उसके लिए अपन क्या देखते हैं,
सबसे पहले अपन क्या करते हैं, उस जो जले हुए पार्ट के ऊपर पानी फैलाने की कोशिश करते हैं ताकि उस पेशेंट को रिलैक्स मिले। तो ज़्यादा से ज़्यादा पानी डालने की कोशिश करते हैं। उसके बाद में अपन क्या करते हैं, जो बर्न है उसको देखते हैं कितना क्या बर्न जो है वो कितनी दूर तक फैल चुका है, कितनी दूर तक पेशेंट जल चुका है। उसके बाद में अगर कपड़े भी जल गए बर्न के साथ में, घाव में चले गए, तो उनको खींचने की आपको कोशिश नहीं करनी है। जो ब्लिस्टर्स होते हैं उनको आपको क्या है, जानबूझ के नहीं टच करना है। तो थैंक्स टू ऑल ऑफ यू। आज की क्लास में अपन इतना ही पढ़ेंगे और अपनी थैंक यू।